गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, हमने देखा होगा कि जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे थे तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे किस पे, क्रिया पे। जो हमारा टॉपिक था वो था क्रिया। बेटा हम क्रिया पढ़ रहे थे और क्रिया में पढ़ते हुए हम लोगों ने इसकी क्या देख ली थी, परिभाषा देख ली थी। जब हम क्रिया पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो बात किया था क्रिया में, वो पहली बात किया क्या थी, क्रिया जो हमारा टॉपिक था, और इसके बाद दूसरा हमारा इस पर टॉपिक था इसकी परिभाषा जो हम लोगों ने कर ली थी। उसके बाद क्या था हमारा, इसके भेद। भेद भी मैंने आपको दो बताए थे, दो प्रकार। इसमें पहला आपका था सकर्मक क्रिया और दूसरा आपका था अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। यहां तक मामला सबका क्लियर था। यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ना रहने की बड़ी बात यह है कि इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं जहां आपको कोई दिक्कत परेशानी आए। अब देखिए क्रिया की परिभाषा, अगर एक एक चीज को हम लेके चले तो पहले हम बात करेंगे क्रिया की परिभाषा। तो इसकी जो सामान्य सी परिभाषा थी वो मैंने आपको बताई थी कि शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के होने का बोध हो। ध्यान से सुनिएगा कि शब्द के जिस रूप से किसी का मतलब ऐसा शब्द जिससे हमें यह सूचना मिले, हमें यह पता चले कि कोई काम हो रहा है। बात क्लियर? अब वो शब्द कुछ भी हो सकता है, चाहे पढ़ हो जाए, चाहे खेल हो जाए, लेकिन उससे हमें यह पता चले क्या कि कोई काम हो रहा है। तो इसकी परिभाषा हम लोगों ने क्या बनाई थी कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। बात क्लियर? जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध हो या किसी कार्य का या किसी क्रिया के होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। एकदम आसान परिभाषा है, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, यहां तक हमने आपको बता दिया था। बहरहाल मैंने रिवीजन करने के लिए आपको एक बार फिर से इस चीज को बता दिया। अब देखिए, अब जो नई चीज आएगी, अब जो नई चीज आएगी बेटा, वो क्रिया की क्या, रूप। ठीक, यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। यहां तक किसी को मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम क्रिया के रूप पर बात करेंगे। ज्यादा कोर्स टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि चलिए इतना हमने कर लिया। अब जो हमारा टॉपिक था क्रिया के भेद। भेद में हमने दो भेद पढ़े थे। उसमें पहला था अकर्मक और दूसरा था सकर्मक। तो पहले हम अकर्मक पे बात करेंगे कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। देखो अगर इसको तोड़ो तो क्या मिलेगा, अकर्मक। देखो कर्म और अ माने अकर्म, जिसमें कर्म न हो। अगर अकर्मक को हम तोड़ते हैं तो मिलता है अ और कर्म। तो इस अकर्म का मतलब क्या हुआ कि जिसमें कर्म न हो। इसका मतलब है कि इस कोई भी वाक्य है तो उसमें कर्ता होगा और कर्ता केवल क्या करेगा, क्रिया करेगा। जैसे राम खेलता है, राम क्या करता है कि राम खेलता है। अब देखो ये
क्या लिखा है? अकर्म, मतलब इसमें कर्म नहीं है। अब इस वाक्य को पढ़ो, राम खेलता है। अगर राम खेलता है, ध्यान से देखो, अगर राम खेलता है तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया, बोलो। और अगर ये राम कर्ता हो गया तो खेलना क्या हो गई? क्रिया हो गई, बोलो हुई कि नहीं हुई? और कर्ता और क्रिया है लेकिन कर्म नहीं है, यही क्या कहता है? अकर्मक कहता है। तो अगर ये कर्म कब होता? जब ये किसी विशेष खेल को खेलता, या तो क्रिकेट खेलता या हॉकी खेलता या फुटबॉल खेलता, तो ये सकर्मक क्रिया होती, अकर्मक क्रिया कभी नहीं होती। यहां तक क्लियर सबको? अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी, ध्यान से समझिएगा कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, मिटा देते हैं, परिभाषा इसकी हम लिख देंगे कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए, यहां तक हमको लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अकर्मक की परिभाषा क्या होगी कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, राम खेलता है, राम खेलता है। तो जब राम खेलता है तो उसमें कर्म ही नहीं है। यहां एक चीज समझने के लिए और लिख दो, मैं यहां लिख देता हूं बिना कर्म के। लेकिन इसको क्या करना तुम लोग? बिना कर्म की। ये तुम लोग समझने के लिए कोई चीजें हैं, इसको लोग कहीं लिखना मत, बस अकर्मक का मतलब होगा कि बिना कर्म की। अब देखो इस वाक्य में कहीं कर्म है? कर्ता है और क्रिया है, कर्म है ही नहीं। मामला क्लियर? चलिए, दूसरा हमारा होगा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अब देखो वहां अकर्मक थी, यहां क्या है? सकर्मक, मतलब इसमें क्या होगा? इसमें कर्म आपके साथ ही होगा। वहां कर्म नहीं था लेकिन यहां क्या होगा? यहां कर्म होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। यहां लिख देते हैं क्या? सकर्मक क्रिया। अब देखिए, मैंने पिछले उदाहरण में आपको समझाया था कि राम खेलता है। अकर्मक में क्या था? कि राम खेलता है। अब इसी वाक्य को पलट के हम लिख दें राम क्रिकेट खेलता है। राम क्या करता है? तो बेटा राम क्रिकेट खेलता है। अब देखिए, इस वाक्य और इस वाक्य में कुछ अंतर है? अंतर है, बिल्कुल है। और अंतर कैसा है कि यहां राम केवल खेल रहा था, उस खेल का नाम हमको पता नहीं था या पता नहीं है, और वही राम जब यहां खेल रहा है तो यहां एक ऑब्जेक्ट, एक कर्म लगा हुआ है। वो व्यक्ति एक कोई पर्टिकुलर गेम खेल रहा है, कोई मतलब केवल नहीं खेल रहा है, कुछ गेम, जिस गेम को खेल रहा है उस गेम का नाम क्या है? क्रिकेट। उस खेल का नाम क्या है? क्रिकेट। राम क्रिकेट खेल रहा है या राम कबड्डी खेल रहा है, राम कुछ भी लिख सकते हैं आप, राम कबड्डी खेल रहा है। तो जो भी अगर ये खेल रहा है तो कुछ न कुछ खेल, जिस खेल का नाम हो उस खेल को खेल रहा है। केवल दौड़ नहीं रहा है, केवल कुछ कर नहीं रहा है, केवल खेल नहीं रहा है, साधारण भाषा नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि जिस शब्द या ऐसे वाक्य जिनमें कर्म हो उसे एक सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसकी पहली परिभाषा हमारी क्या बनी थी कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहेंगे? जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। और यहां होगा कि जिन क्रिया का फल किस पर पड़े? कर्म पर पड़े। यहां लिख देते हैं कि जिस
क्या होगा, जिस क्रिया का फल किस पर पड़े, कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मामला क्लियर। अब देखिए वहां मैंने अकर्मक में बताया था बिना कर्म के, यहां आप लिख लीजिएगा अपने समझने के लिए कर्म के साथ, कर्म के साथ। बेटा ठीक, किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए वहां मैंने बताया था ना कि राम खेलता है, बस एक लाइन आगे बढ़ा दीजिए, क्या कि राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। ठीक, दूसरा क्या लिख दीजिए, वह घर जाता है, वह घर जाता है। अब देखिए दोनों में देखिए, अगर वह जाता है हो जाता तो कौन सी क्रिया हो जाती, अकर्मक हो जाती, लेकिन वह घर जाता है मतलब उसका उद्देश्य निश्चित है, उसका काम फिक्स है, वह कहां जा रहा है, घर जा रहा है। वह केवल नहीं जा रहा है, कहां जा रहा है, घर जा रहा है। ओके बेटा, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब इसके आगे हम पढ़ेंगे तो सकर्मक क्रिया के भी हमको दो भेद दिखाई देंगे। ठीक, अब जब इसके आगे हम बढ़ेंगे तो भी हमको क्या होगा, सकर्मक क्रिया के दो भेद दिखाई देंगे। अब वो कौन कौन से होंगे, चलिए हमारा जो अगला टॉपिक बनेगा बेटा वो सकर्मक क्रिया के भेद। अब इसको हम बीच में रखते हैं, सकर्मक, इसके दो भेद बना दें। इसके दो भेद कौन कौन से होंगे, एक कर्मक और दूसरा हमारा बनेगा द्विकर्मक। द्विकर्मक, अगर ध्यान से समझो, एक कर्मक नंबर है एक और द्वि माने होता है दो और एक माने, द्वि माने होता है दो और एक माने होता है एक। दोनों चीज को ध्यान से देखिए। एक कर्मक माने जिसके साथ एक कर्म लगा हो और द्विकर्मक माने जिसके साथ दो कर्म लगे हो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, चलिए वेरी गुड। अगर दिक्कत नहीं है या दिक्कत आपको होती भी है तो हमारी व्हाट्सएप क्लास रहेगी, उसमें हम लोग पढ़ लेंगे। और बेटा आज के लिए बस इतना ही। इसके अगली वाली क्लास जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ओके क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड एंजॉय। और आपको जो भी दिक्कत होगी, जो भी क्रिया संबंधित कोई भी परेशानी होगी उसको हम पढ़ लेंगे। ठीक, चाहे क्रिया हो चाहे धातु, धातु भी मैंने आपको बता दिया था, तो चूंकि आज मैंने जिक्र नहीं किया क्रिया और धातु, ये मैंने आपको बताया नहीं ना, इसका जिक्र किया आज। तो परिभाषा मैंने आपको उसकी बताई थी, कथा इसमें परेशान होने की जरूरत है। धातु क्या होता है, क्रिया के मूल को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। चूंकि मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए मैंने आज इसकी चर्चा नहीं की। क्रिया के मूल को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक, धातु कहते, अभी याद आया तो मैंने कहा कि इसको लिख देते हैं। ठीक है, धातु कहते हैं बेटा। और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें इसे पढ़ना हमारा एक क्रिया है तो इसका जो मूल धातु होगा वो क्या होगा, पढ़। ओके, और जिसको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी उस पर आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके क्लास, थैंक यू।